मेरी जॉब थी वो मेरे घर से 70 किलोमीटर दूर थी। मेरी सैलरी 5,000 थी और 3 महीने मुझे सिर्फ और सिर्फ स्टूडियो में झाड़ू पोछा लगाने का काम या कैमरा की बैटरी चेंज करने का काम, मैंने 3 महीने ये काम किया है। अब अगर आप अच्छे हो और दिल से काम कर रहे हो और काम आपका अच्छा है, पैसा तभी आएगा। हमने पहले पूछा था पर हम फिर से पूछते हैं कि आप इनमें से कौन कौन सी कैटेगरी करते हैं जो जो आपने कैटेगरीज पहले बताई? मैं फूड करती हूँ, फूड शूट करती हूँ, लेकिन मैं ओके। हर एक के लिए फूड शूट नहीं करती, हर रेस्टोरेंट के लिए नहीं करती। मैं उन्हीं लोगों के लिए काम करती हूँ जो लोग स्टाइलिस्ट को रखना पसंद करते हैं, ओके। क्योंकि स्टाइलिस्ट रखने के बाद काम थोड़ा और अच्छा हो जाता है। और जिन लोगों को बिना स्टाइलिस्ट के काम चाहिए वो तो बिल्कुल वैसा ही है कि डाइनिंग टेबल पे खाना रखा, एक फोटो खींची, हटा दिया, फिर दूसरा खाना रखा, एक फोटो खींची और हटा दी। स्टाइलिस्ट मतलब जो बेसिकली आपकी प्लेटिंग करती है कि जैसे दाल मखनी है तो दाल मखनी के ऊपर जो आप क्रीम डालते हैं व्हाइट कलर की, तो किस तरह से उसकी एक डेकोरेट डिजाइन, करना है फूड को? हाँ उसको डेकोरेट कैसे करना है, उसके नीचे टेबल मैट होना चाहिए, और जो प्लेट साथ में रखी है या जो कटोरी साथ में रखी है या प्याज चटनी अचार रखा है वो कैसे रखना है, रायता रखा है तो कैसे रखा है, कितनी प्लेट दिखनी चाहिए, किस रंग के कपड़े, मतलब जो टेबल मैट होता है वो किस रंग का होना चाहिए, ये जो सारी स्टाइलिंग होती है ये स्टाइलिस्ट करती है या करता है। कि जैसे एक रेस्टोरेंट है वो कैसे बोल में सर्व करेगा, जैसे कभी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, कई बार बर्तन उनके टेढ़े मेढ़े आते हैं, आपने देखा होगा, जी, जी। लेकिन हम वो फोटोज में तो यूज नहीं करेंगे ना, जी। तो बर्तन भी हमें देखने पड़ते हैं कि बर्तन सही हो, पूरा प्रॉपर गोल हो, कहीं से चिटका हुआ ना हो, कहीं से टूटा ओके। हुआ ना हो। और आपने देखा होगा कई बार जब खाना आता है तो वो बिल्कुल कटोरे से बाहर गिर रहा होता है, जी। लेकिन हम ऐसे शूट नहीं करते, वो कर सकते, वो गंदा लगता है। तो जब हम शूट करते हैं तो वो एक लेवल पे होना चाहिए और जितना कटोरा भरा है उसके ऊपर की जो कटोरा है वो साफ होना चाहिए, उस पे ऑयल नहीं लगना चाहिए, उस पे मसाला नहीं लगना चाहिए। तो वो ओके। सारी चीजें, साफ सफाई का जो ध्यान रखना और क्या चीज कैसे दिखनी चाहिए, वो सारा काम स्टाइलिस्ट करती हैं। क्योंकि आप अगर कैमरा संभाल रहे हो तो आपका काम कैमरे में देखना और लाइटें देखना है कि कहाँ से लाइट आ रही है, कैसे शैडो बन रही है, चीज कैसी दिख रही है, ये काम आपका है। लेकिन क्या दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, कलर्स कैसे होने चाहिए, वो स्टाइलिस्ट का काम है। एक चीज को सजाना, ब्यूटीफाई करना, अच्छा बनाना। तो मैं और फूड कौन शूट कौन सी करती हूँ कैटेगरी? और फिर मैं प्रोडक्ट करती हूँ। मैं प्रोडक्ट में होम डेकोर प्रोडक्ट करती हूँ, वो वाले प्रोडक्ट्स जो घर को सजाने के काम में आते हैं या घर में यूज करने वाली जो चीजें होती हैं, जैसे फ्लावर वास हो गए और कोई भी स्टैचू हो गया या बर्तन हो गए, जैसे कांच के बर्तन होते हैं हमारे, जी। तो वो सारी चीजें हो गई, या फिर टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, जैसे जो बड़ी बड़ी चीजें हम घर में लगाते हैं, अप्लायंसेस जिसे हम बोलते हैं, मिक्सियां हो गई, तो मैं उस टाइप के प्रोडक्ट शूट करती हूँ। और मैं आर्किटेक्चर और इंटीरियर शूट करती हूँ। तो ये मेरी 3 मेन कैटेगरी। तो इसमें अर्निंग में कितना डिफरेंस होता है जो आप तीनों कैटेगरीज में कर रहे हैं? वो डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट कितना छोटा है या कितना मोटा है, उसको आपसे ओके। किस टाइप का काम कराना है, सारी बजटिंग उस पे होती है। मतलब हम ऐसे नहीं बोल सकते कि अगर हम घर शूट करते हैं तो हम 1 लाख रुपए में कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो घर छोटा है, जो 2 BHK है और उसके अंदर ज्यादा कुछ खास काम है नहीं, मतलब कुछ ज्यादा डेकोर नहीं है, बहुत अच्छे से सजाया हुआ नहीं है, वहां जाके बस आपको क्लिक करना है, तो ये काम 5,000 में भी हो जाता है। लेकिन अगर
कोई बहुत बड़ा घर है, जैसे 5 बीएचके है, 5 तो कमरे हो गए, फिर उनके बाथरूम भी बहुत बड़े-बड़े होंगे, उनका डाइनिंग एरिया भी बहुत बड़ा होगा। तो उस टाइप के जो घर होते हैं, उसके अंदर देखना है कि फर्नीचर है या नहीं है, फर्नीचर हिलाना है तो हमें कितने लड़के चाहिए, घर कितना बड़ा है, कितनी लाइटें चाहिए। तो वो काम 30-35 हज़ार में भी हो सकता है, फर्नीचर है तो वो 1 डेढ़ लाख में भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है आपका खर्चा कितना आ रहा है। और जितने आप पुराने होते जाएँगे उतना आपका काम अच्छा होता जाएगा और धीरे-धीरे करके आपका मतलब दाम बढ़ा सकते हैं। जैसे आप एकदम से ये नहीं बोल सकते कि हमने कोर्स कर लिया और अब हम 1 लाख रुपए हर असाइनमेंट में लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको शुरू कहीं से करना पड़ेगा, मतलब आप जैसे 5,000 से आपने काम स्टार्ट किया, आपको 5,000 में काम मिलने लग गया, आपने 1 साल तक 5,000 में बहुत काम किया। उसके ओके। बाद आप ये बोल सकते हो कि जो अच्छा काम है वो मैं 10,000 में करता हूँ, लेकिन जो बहुत अच्छा नहीं है, सेकंड नंबर पे आता है, वो मैं 7,000 में करता हूँ। और जो ऐसा काम है कि मतलब हर जना कर रहा है या जैसे पहले-पहले शुरुआती दिनों में जैसे काम होता है, वैसे अगर कर रहे हैं, वो वाली क्वालिटी चाहिए तो वो 5,000 की है। ओके, ओके। तो फिर अब आपके पास क्लाइंट ना अलग-अलग लेवल पे आ सकता है कि नहीं, हमें तो बिल्कुल बहुत अच्छा काम चाहिए। तब आप कह सकते हो कि जी इस टाइप के काम का हम 10,000 लेते हैं। फिर कोई हो सकता है बोले कि नहीं जी हमें तो क्वालिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बस फ़ोटो खींच के दे दो। तो आप उसके लिए फिर 5,000 वाला ही काम करके दो, उतनी मेहनत मत करो। एक स्टूडेंट है जो 12th कर रहा है, जी, कर बैठा है मतलब। जी। एक स्टूडेंट ने ये मतलब क्वेश्चन पूछा है, मतलब उसके बाद उसके आगे क्या एक क्लियर पाथ है जिसको वो फॉलो करके वो डायरेक्ट वो फोटोग्राफर बन सकता है? मतलब उसको उसके बाद कौन सा कोर्स करना चाहिए, फिर उसके बाद क्या करना चाहिए, इंटर्नशिप करनी चाहिए या जॉब करनी चाहिए, इस देखिए तरीके से? आपको किस टाइप का फ़ोटोग्राफ़र बनना है उस पे डिपेंड करता है। कोर्सेज़ के रास्ते बहुत सारे हैं, आपको अपनी मंज़िल खुद ढूँढनी है। आप अगर कोई बीएफए करते हैं तो आप आर्टिस्ट बनेंगे, आर्टिस्ट हो सकता है ज़रूरी नहीं है आपको फ़ोटोग्राफ़र ही बनाए। आप एड एजेंसी में भी ग्राफ़िक डिज़ाइनर बन सकते हैं, आप एनिमेटर बन सकते हैं, आप स्कूल टीचर बन सकते हैं, बीएफए करने के बाद, आपके पास इतने रास्ते खुल जाएँगे। अगर आप 1 साल का या 3 महीने वाला कोर्स करते हैं फ़ोटोग्राफ़ी का, तो आप एक इक्विपमेंट की वर्किंग समझ के कि कैमरा कैसे काम करता है, आप इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट जॉब भी कर सकते हैं। सो डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं क्योंकि रास्ते बहुत सारे खुले हैं। आप क्या करना चाहते हैं, आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। क्योंकि कॉलेज में जो मैं सीख रही हूँ, वो मेरे बाकी के क्लासमेट्स ने भी सीखा है। तो जो मैं काम कर सकती हूँ, वो भी कर सकते हैं। अब अगर एक असाइनमेंट आया है जिसमें मुझे 10,000 मिल रहा है, तो जितने अच्छे से मैं कर पाऊँगी, उतने अच्छे से मेरे क्लासमेट भी कर पाएँगे। क्योंकि हमने सेम जगह से पढ़ाई की है। जी, जी। लेकिन मैं क्या अलग करूँ कि वो काम मुझे मिले। तो उसके लिए अगर मैं किसी और से काम सीखना चाहती हूँ या एक और सर्टिफ़िकेट कोर्स करना चाहती हूँ, ये मेरे पे डिपेंड करता है। जैसे जब मैंने अपने लिए अपना करियर पाथ बनाया, तो बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स करने के बाद में मैंने सबसे पहले जॉब की और जितना मैंने कॉलेज में सीखा था, वो मैंने जॉब में अप्लाई किया और जॉब में बहुत सारी नई चीज़ें सीखी। तो पहली जॉब में जो मैंने सीखा, वही चीज़ मैं लेके गई सेकंड जॉब में। सेकंड जॉब में जब मैंने काम किया, मैंने सेकंड जॉब में भी बहुत नई चीज़ें सीखी। फिर थर्ड जॉब में जब मैं गई, इतना सारा कॉलेज का और 2 जॉब्स का एक्सपीरियंस लेके, तो थर्ड जॉब में मैंने कुछ और नई चीज़ें सीखी। और जब मुझे लगा कि फ़ोटोग्राफ़ी में ही मुझे अपना करियर बनाना है, तो मैंने फिर उसके बाद अपना 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया
लाइट एंड लाइफ एकेडमी ऊटी से। और ये बहुत महंगा कोर्स है। ओके, सो ये फिर आपका उसके एक बाद साल आपने में अपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया? जी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया मैंने 7 ओके। साल की जॉब के बाद। तो मैंने 4 साल का पहले बीएफए किया, फिर मैंने 7 साल जॉब की, और जब मुझे लगा कि नहीं अब मुझे फोटोग्राफी ही करनी है, मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती, तब मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया, क्योंकि मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत महंगा था। ओके, सो वो इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है फीस, क्वालिटी भी होगी उसमें? जी बिल्कुल बिल्कुल। जो मेरा 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स है वो ऊटी में है, ऊटी तमिलनाडु में है। ओके। और वहाँ आपको जाके रहना पड़ता है फुल टाइम, और मतलब खाना वाना भी खुद बनाना है, घर का रेंट देना है, बिजली का बिल देना है, सब कुछ मतलब खुद करना पड़ता है, वहाँ जाके रहना पड़ता है हॉस्टल में। और टोटल जो मेरा खर्चा आया है 1 साल का वो था 18 लाख। तो उतना खर्चा करने के लिए पहले मैंने 7 साल लगाए कि मुझे सच में इतने पैसे खर्च करने हैं या नहीं करने हैं, आगे फायदा होगा या नहीं होगा। जब मुझे लगा कि 7 साल हो गए मुझे काम करते हुए, लोग मुझे जानते हैं, मुझे काम मिल रहा है, मेरा हाथ साफ हो रहा है, बड़ी कंपनियों में मैं काम कर चुकी हूँ, तब मैंने मतलब इतना बड़ा कदम उठाया, क्योंकि 18 लाख मायने रखते हैं। 18 क्या 1 लाख भी मायने रखता है। जी जी जी। उस कोर्स को करने के बाद में फिर मैंने अपना फूड और आर्किटेक्चर फोटोग्राफी स्टार्ट किया है। तो अब पीछे मुड़कर देखते हैं उसको तो वर्थ इट? बिल्कुल था, बिल्कुल था। ओके। और आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी जो पहली जॉब थी वो मेरे घर से 70 किलोमीटर दूर थी, और सुबह 7:30 बजे की शिफ्ट हुआ करती थी, और मैं 5:30 बजे जो कैब चलती है ना 10 रुपए वाली, मैं उनमें बैठ के जाती थी, और मेरी सैलरी 5,000 थी। और 3 महीने मुझे सिर्फ और सिर्फ स्टूडियो में झाड़ू पोछा लगाने का काम, कैमरा की बैटरी चेंज करने का काम, की बैटरी चार्ज होनी चाहिए, और सारी लाइट साफ होनी चाहिए, धूल नहीं होनी चाहिए। मैंने 3 महीने ये काम किया है करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करना मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद। ओके ओके। तो मैंने अपने सीनियर से पूछा कि जो लोग नए आ रहे हैं आप उनको तो काम दे देते हो, जी। लेकिन आप इतनी पढ़ाई करने के बाद मुझे काम क्यों नहीं दे रहे हो? तो जो मुझे मेरे सीनियर ने मुझे जो जवाब दिया वो ये था कि जो इंसान अपनी पढ़ाई के पीछे 4 साल लगा सकता है वो मेहनत करने वाला इंसान है। जी। वो आगे जाके अपना स्टूडियो बनाएगा। तो मैं तुम्हें इसलिए तैयार कर रहा हूँ कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा स्टूडियो तुम कैसे संभालोगे। और जो 3 महीने वाला कोर्स करने के लिए आया है वो आज है, कल को उसको कोई और ऐसी जॉब मिल जाएगी जहाँ पैसा ज्यादा होगा, वो निकल जाएगा। जी जी। वो अपना स्टूडियो भी नहीं बनाएगा। तो जो इंसान मेहनत कर रहा है वो अपना स्टूडियो बनाएगा, तो उसको ये पता है कि लाइट कैसे संभाल के रखनी चाहिए, बैटरी चार्ज होनी चाहिए, ट्राइपॉड कैसे रखना चाहिए, कैमरे पैक कैसे होते हैं। तो जब मुझे ये समझ में आई तब मुझे लगा कि हाँ एक्चुअली 4 साल लगाने का मतलब है अपने 4 साल सिर्फ और सिर्फ आप एक ही सब्जेक्ट को दे रहे हो। ये मेरी पहली जॉब का एक्सपीरियंस था। 3 महीने मुझे सिर्फ 5,000 मिलते थे, और उसके बाद सीधा उन्होंने मेरी सैलरी 18,000 कर दी 3 महीने बाद। ओके। और फिर 3 महीने मैंने 18,000 की सैलरी पे काम किया। फिर मुझे टोटल 6 महीने के बाद ही दूसरी कंपनी से ऑफर आ गया था, और वहाँ पे मेरी सैलरी 30,000 हो गई थी। ओके। मतलब
6 महीने के एक्सपीरियंस में ही 30,000 हो गई थी मेरी सैलरी, और वहाँ भी मैंने 6 महीने काम किया। फिर मैंने थोड़ा फ्रीलांस किया कि खुद असाइनमेंट ढूंढो, खुद लोगों से मीटिंग करने जाओ, खुद कोटेशन बनाओ कि एडिटर को कितना देना है, स्टूडियो कितने में हायर करना है, ताकि मेरी खुद की टीम बने। कभी कोई भी काम आता है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे लिए एडिटिंग कौन करेगा, या मैं स्टूडियो कहाँ से हायर कर सकती हूँ, या मेरा अगर मान लीजिए कैमरा खराब हो गया और मेरे पास अभी कैमरा नहीं है तो और शूट आ गया, तो मैं कैमरा कहाँ से रेंट पे ले सकती हूँ, कितने में मिलेगा, ये सारी कॉस्टिंग और ये सारे कॉन्टैक्ट बनाने में टाइम लगता है। जी, जी। तो वो मैंने किया करीब 3 साल, अपने आप खुद काम जनरेट किया, मीटिंग्स में जाना, धूप में, बस में मीटिंग करके आना, काम मिला तो बहुत बढ़िया है, काम नहीं मिला तो दूसरा काम ढूंढो। फिर ओके। करते करते अलग अलग असाइनमेंट्स किए, अलग अलग एक्सपीरियंसेस हुए। आपने बोला कि आपने फ्रीलांसिंग की, तो उसमें आपने क्लाइंट्स किस तरह से ढूंढे फिर? आपका नेटवर्क पहले से बना था कि आपने नए सिरे से शुरू किया? नए सिरे से शुरू किया। ओके। जैसे पहले तो दोस्तों से पूछा कि अगर कोई फोटोग्राफी की रिक्वायरमेंट है तो बताएं। जी। थोड़ा बहुत रिलेटिव्स के लिए काम किया, रिश्तेदारों के लिए, फिर दोस्तों के दोस्तों पे पहुंचे, फिर धीरे धीरे करके फेसबुक के थ्रू अलग अलग लोगों के लिए काम किया, और जैसे जैसे काम बढ़ता गया फिर लोग अपने आप जुड़ते गए, लेकिन काम बढ़ाना जरूर, और काम बढ़ाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि काम करना तो बहुत आसान है, जैसे हम सैलरी हमें मिलती है, हमें कभी भी सोचना नहीं पड़ता है कि काम कहाँ से आ रहा है, कौन इतनी मेहनत करके काम लेके आ रहा है। जी। हम तो काम करते हैं और सैलरी मिल जाती है, लेकिन जब काम लेके आना पड़ता है, एक एक क्लाइंट को बोलना पड़ता है कि नहीं आप हमारे से एक बार काम करा के देखिए, नेगोशिएट करना पड़ता है कि अच्छा हम इतने में नहीं करेंगे, हम आपका काम इतने में कर देंगे। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी अगर आपको अपना बिजनेस करना है, और बिजनेस करने में आपको बहुत जगह लॉसेस भी उठाने पड़ेंगे। कई बार क्लाइंट पैसे नहीं देता, लेकिन आपको एडिट कराना पड़ता है, तो अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है। जी। अपना काम बनाने के लिए आपको कई बार फ्री में काम करना पड़ेगा, अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं या आप अपना बिजनेस खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, तो हमारा अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड था कि इसमें शुरू में काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट लगती है, तो वो कितने तक हो सकती है इन्वेस्टमेंट? देखिए, अगर आपको शुरू में अपना स्टूडियो ही बना लेना है तो 5 से 7 लाख तो कहीं नहीं गए, क्योंकि लाइट्स आती हैं वो एक्सपेंसिव आती हैं, फिर आपको एक जगह चाहिए, उसका आप रेंट भरेंगे, जी। उसकी दीवारें सफेद होनी चाहिए, बिल्कुल वाइट होनी चाहिए, तो आप उसमें नया पेंट कराएंगे, आपको बैकग्राउंड चाहिए, उसमें खर्चा आएगा, कैमरा लेंगे और कैमरे के साथ लेंसेज लेंगे, फिर आप लैपटॉप लेंगे, तो आराम से 5 से 7 लाख कहीं भी नहीं गए अगर अपना स्टूडियो शुरू में खोलना है। जी, जी। मगर मेरे पास स्टूडियो नहीं है, मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं की, मैंने सिर्फ कैमरा और लेंसेज लिए हैं, और जब भी काम आता है मैं स्टूडियो रेंट पे ले लेती हूँ। स्टूडियो किस लिए जरूरी? स्टूडियो प्रोडक्ट के लिए, गारमेंट्स के लिए, जो भी चीजें इंडोर करनी होती हैं, जैसे ई-कॉमर्स फोटोग्राफी है, वो सब स्टूडियो में होती है। स्टूडियो बेसिकली एक कमरा होता है जहाँ आपकी लाइट, इक्विपमेंट सब कुछ रखा हो और आप वहीं पे काम करो। तो हम तो जैसे जानते हैं कि किसी बच्चे का या किसी का पैशन होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए जिस फील्ड में वो जाए। अगर किसी का इंटरेस्ट नहीं भी है फिर वो फोटोग्राफी में जाना चाहता है, तो क्या ये सही है? अगर इंटरेस्ट नहीं है तो फिर मन मार के आप कैसे काम करोगे? जी, मतलब शुरू में वो तो सैलरी या फिर नहीं, लेकिन जी, अगर जी। आप मन मार के भी काम कर रहे हो और काम खराब भी हो रहा है, तो खराब काम का पैसे भी कहाँ मिल रहे हैं? कौन देगा? जी, जी, जी। तो इससे अच्छा है वो करो जिसमें मन करे, क्योंकि आप दिल लगा के जब काम करोगे ना तभी आप आगे बढ़ोगे।
वरना आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। जैसे आपने देखा होगा जिन लोगों का खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, उनके हाथ से खाना भी खराब बनता है। जी, जी, बिल्कुल। लेकिन जिन लोगों का शौक होता है खाना बनाने का, वो कभी कोई मसाला डालते हैं, कभी कोई मसाला डालते हैं, कभी वो यूट्यूब से कोई नई रेसिपी ढूंढ लेते हैं। तो अगर इंटरेस्ट नहीं है तो जबरदस्ती बनने की जरूरत नहीं है, जी। क्योंकि काम खराब है। हाँ, वही ना, क्योंकि आज अब इंडिया में ऐसा हो रहा है, मोस्ट जो है वो देख रहे हैं कि जिसमें अर्निंग ज़्यादा है उस फील्ड में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं और उस फील्ड में जा रहे हैं। और वो ये ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि बाद में उनको बोरिंग की ज़िंदगी मिलेगी और ज़बरदस्ती काम करना पड़ेगा। आउटपुट भी उतना बेहतर नहीं निकल कर आएगा। बट मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि देखिए, अर्निंग ना हर फील्ड में है और हर जी, फील्ड जी। में नहीं है। आप डॉक्टर्स देख लीजिए, जिसकी दुकान चल गई वो आज बहुत बड़ा डॉक्टर है, सब उसी के पास जाते हैं, उसके पास बहुत पैसा है। जी, लेकिन अगर आप देखेंगे एक कॉलोनी में ही कम से कम नहीं तो 10 डॉक्टर्स होते हैं, जिन लोगों को बहुत कम लोग पूछते हैं, चलते फिरते कोई आ गया तो आ गया। जी, जी। तो वो हर फील्ड में है। मतलब अगर आप अच्छे हो और दिल से काम कर रहे हो और काम आपका अच्छा है, पैसा तभी आएगा। अगर आपका काम अच्छा नहीं है, मन नहीं है, लगन नहीं है, तो आप कुछ भी कर लीजिए। अब मैं तो कहती हूँ आप फोटोग्राफर मत बनिए, आप कारपेंटर बन जाइए। लेकिन अगर जी। आपके हाथ में वो हुनर नहीं है, आपको कोई कूलर की लकड़ी के लिए भी नहीं रखेगा। लेकिन अगर आपके हाथ में हुनर है, तो आपको बहुत बढ़िया कारीगरी का काम भी मिल सकता है। का एग्जांपल दिया अभी, तो हाँ, उनकी दुकान भी तभी चलती है क्योंकि वो उसमें अच्छे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर्स जी, हो गए, इंजीनियर्स हो गए, और अगर मैं ऐसे बोलती हूँ, जितने भी लॉयर्स हैं, आप देखिए कितने लॉयर्स हैं। हर जना केस थोड़ी ना लड़ रहा है। लेकिन जो अच्छे वकील हैं, जो दिल से काम कर रहे हैं, जिनका पेपर वर्क ठीक है, जो कहीं गड़बड़ नहीं कर रहे, जो हर चीज ध्यान से कर रहे हैं, लोग उनके पास जाते हैं। लेकिन जो बेवकूफियां कर रहे हैं, लोग उनके पास नहीं जाते। जी। और उनमें से तो मोस्ट जो है वो शुरू में पिछड़ जाते हैं क्योंकि शुरू में तो स्ट्रगल सभी को देखना पड़ता है। वो हर फील्ड में है। जी, जी। मतलब अगर आप टाइपिंग भी सीखेंगे ना, जी, लैपटॉप पे टाइपिंग जैसे सीखते हैं, तो स्पीड आने में भी 3 से 4 महीने लगते हैं। उंगलियां ऐसे काम करनी नहीं शुरू कर देती। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। अगर आप म्यूजिक भी सीखेंगे, तो म्यूजिक सीखने में भी, एक-एक स्वर को सीखने में भी टाइम लगता है। तो हर चीज में आपको टाइम देना पड़ेगा। जी, जी, बिल्कुल मैम। मतलब एक आज सभी के पास मोबाइल है जिसके थ्रू वो फोटोग्राफी कर जी, कि कैमरा भी बहुत के पास है। तो बिल्कुल। एक नॉर्मल इंसान जो है वो रेगुलर फोटो खींचता है, मतलब लेता है किसी भी चीज़ की, रेगुलर लेता है डेली या फिर जिस भी तरीके से उसकी हॉबीज मान के चलते हैं, उसकी हॉबी है फोटो लेना। तो वो ये पता कैसे करें कि ये उसका इंटरेस्ट है या फिर सिर्फ उसका एक ऐसे हॉबी ही है? वो किस तरह से जांचे कि ये उसका इंटरेस्ट है करियर के लिए? देखिए, एक्चुअली क्या होता है, जो हॉबी होती है ना, जी। थोड़े टाइम बाद उससे मन भर जाएगा। जी, और जी, जी। जो हॉबी होती है, आपको ये लगता है कि जब फुर्सत होगी तब करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का हॉबी है ड्राइंग, पेंटिंग बनाना। कई बार क्या होता है कि आप थोड़ा सा टाइम तो निकाल लोगे, लेकिन आप रोज रोज टाइम नहीं बिल्कुल। निकाल सकते हो ड्राइंग या पेंटिंग करने के लिए। एक स्टेज ऐसी आएगी जब आपको लगेगा, अरे जब जिंदगी में टाइम होगा ना, तब आराम से ड्राइंग करेंगे। या फिर आप ऐसे प्लान बनाते हो कि इस संडे बैठ करके एक पेंटिंग बनाते हैं, लेकिन वो इस संडे कभी नहीं आता, क्योंकि इस संडे कभी आपको कहीं बाहर जाना है, कभी किसी और के पास जाना है, कभी पिक्चर देखने जाना है, कभी घर पे कोई आ गया। लेकिन वो पेंटिंग वाला संडे आ नहीं पा रहा। तो जी, वो जी। एक हॉबी है कि आप ना अपने मन से तब कर रहे हो जब आपको बहुत ज्यादा इच्छा है करने की। जी, जी। और बिल्कुल। अगर आप सच में किसी चीज में इंटरेस्टेड हो ना, आप अलार्म लगा के, टाइम लगा के, खाना पीना छोड़ के एक चीज पे काम करोगे।
अगर आपको सच में वो काम करना है तो। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो उससे ही पता चल जाता है कि ये एक हॉबी है जो मतलब आती जाती रह सकती है, या एक प्रॉपर प्रोफेशन की ओर हम बढ़ रहे हैं जहां हम एक चीज को सीरियसली ले रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये हमें 1-2 दिन में या 1-2 महीने में पता चल जाएगा। इसको पता लगाने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, और आराम से 1 साल का टाइम दीजिए ये देखने के लिए कि सच में आपको इसको एज अ करियर बनाना है या नहीं बनाना। जैसे मैंने भी 7 साल का टाइम लिया था अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए, जी। जब मुझे लगा कि नहीं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती, यही मुझे पूरी जिंदगी करना है। अगर आपको उस स्टेज पर पता चलता कि आपका इंटरेस्ट कुछ और है, तो आप उस फील्ड में जाते फिर? बिल्कुल, मैं अपनी फील्ड चेंज कर लेती। मैं शायद अपनी हायर स्टडीज कहीं ऐसी जगह करती जहाँ पे मेरा इंटरेस्ट होता। जी। हाँ, इसी से रिलेटेड है कि हाउ टू फाइंड इंटरेस्ट। किसी कोई बच्चा अपना इंटरेस्ट कैसे ढूंढे? वो अलग-अलग चीजें करके देखे, वो पहले एक्सप्लोर करे कि और दुनिया में क्या-क्या चीजें हैं। लोग ड्राइंग कर रहे हैं, लोग पेंटिंग कर रहे हैं, लोग कैंडल्स बना रहे हैं, लोग साबुन बना रहे हैं, लोग चॉकलेट बना रहे हैं, लोग खाना बना रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, लोग गाना गा रहे हैं, लोग पोयम जी। लिख रहे हैं, लोग अपनी किताबें छाप रहे हैं। जी, जी। तो बहुत कुछ है करने के लिए। आप देखिए आपको क्या करना है। और 18 साल की उम्र में अगर आपको यही नहीं पता कि आपको अच्छा क्या लगता है, तो वो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जी, जी। हमारा ये मानना है कि जैसे किसी स्टूडेंट को अगर मालूम नहीं है कि क्या करना है करियर में, इंडिया में तो बहुतों के साथ ऐसा हो रहा है। तो उसको ऐसा करना चाहिए कि बस ब्रेक लेना चाहिए 12th के बाद कोई 1 साल का, और उसमें जो भी उसको लगता है कि ये उसका इंटरेस्ट हो सकता है, जो भी उसको लगता है उसको एक ना एक बार मतलब 1-2 महीने लगाने चाहिए, बिल्कुल 100% देकर। अगर वो बोर नहीं होता है और उसको मतलब खुद एहसास फीलिंग होने लग जाएगी कि ये उसके लिए है या नहीं है। देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो 1 साल का ब्रेक लेके देखे। नहीं, जी, मतलब जी। जैसे 12th बोर्ड्स के बाद में रिजल्ट आने तक का 3 महीने का टाइम है। अगर सीरियसली सोचें और करके देखें तो मेरे ख्याल से 3 महीने के टाइम में कम से कम 3-4 ऑप्शंस तो समझ में आ सकते हैं कि आपको लाइफ में क्या करना है। जी, जी। बिल्कुल। मतलब 1 साल बहुत होता है पिछड़ने के लिए, क्योंकि 1 साल टाइम वेस्ट करने का मतलब ये है कि आप अपने बैच से तो छूट ही गए। बैच से तो आप आगे जाके करियर में लड़ ही रहे होंगे, असाइनमेंट्स के जी। लिए, काम के लिए, जॉब्स के लिए। अपने बैच से तो आप लड़ ही रहे हो। जी। लेकिन आपका जो अभी 1 साल का गैप हो गया, और अब आपका जो करंट बैच होगा उससे भी तो आपको कंपटीशन करना है। तो वो टाइम वेस्ट ना किया जाए। बोर्ड्स के बाद और रिजल्ट आने तक आराम से 2.5-3 महीने का टाइम होता है। तब तक आप हॉबी क्लासेस ज्वाइन करिए, आप एक्टिविटीज ज्वाइन करिए, आप बास्केटबॉल ज्वाइन करिए, आप क्रिकेट ज्वाइन करिए, आप ड्राइंग पेंटिंग ज्वाइन करिए। आप देखिए आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, या आपको मे बी किसी को खाना बनाने में इंटरेस्ट आ जाए, वो अपना रेस्टोरेंट खोल ले या फूड चेन खोल ले। जरूरी नहीं है कि वो खाना ही बनाए, बट बहुत सारे लोग अचार बना के बेच रहे हैं या पापड़ बना के बेच रहे हैं। पहले होता था कि हम ऐसे सोचते थे कि अरे ये घर में बैठ के साबुन बनाते हैं और साबुन बेच रहे हैं, तो या ये घर में बैठ के अचार पापड़ तेल बेच रहे हैं, क्या कोई करियर थोड़ी ना है। लेकिन ऐसा अब नहीं। अब जी। सिर्फ और सिर्फ एक चीज मायने रखती है कि आप अपने लिए पैसे कमा पा रहे हैं, आप सक्षम, आपको किसी से मांगना नहीं पड़ रहा है, आप पैसे कमा पा रहे हैं, चाहे वो जॉब करके हो, चाहे वो एक छोटा सा बिजनेस करके हो। लोगों को मतलब जो गर्ल्स हैं, जरूरी नहीं है कि उनको सिलाई कढ़ाई बुनाई में इंटरेस्ट हो, जी, जी। उनको खाना बनाना नहीं पसंद लगता है। लेकिन कई बार ये जी। सारी चीजें थोपी जाती हैं कि लड़की है तो सिलाई कढ़ाई बुनाई आनी चाहिए और खाना बनाना आना चाहिए, और लड़के हैं तो लड़कों को बिल पे करना आना चाहिए, कि सारे सरकारी कागजी काम करने आने चाहिए। ऐसा नहीं है।
आज की डेट में लड़कियां ज्यादा सरकारी कागजी काम कर रही हैं और लड़के ज्यादा खाना बना रहे हैं या फिर इस टाइप की चीजें कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जिसको जो पसंद है वो कर सकता है बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि जब बात आती है पैसे कमाने की, घर चलाने की, तो कोई और आपके लिए पैसे कमाने नहीं आता। खुशी खुशी पैसे कमा पाओगे उतना आपके लिए अच्छा, चाहे वो फोटोग्राफी से हो, चाहे वो खाना बना के बेचने से हो, चाहे वो मोमबत्तियां बनाने से हो, चाहे वो अगरबत्ती बनाने से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप खुश हो किसी करियर में, आप अपने परिवार को पाल पा रहे हो खुशी खुशी, तो बस खुद के लिए इतना चाहिए। तो अब हम आप पर आते हैं कि आपकी हॉबीज क्या है? मेरी हॉबीज पहले फोटोग्राफी थी, लेकिन अब क्योंकि वो मतलब प्रोफेशन बन गया है, फिर भी मैंने फोटोग्राफी का जो हॉबी पार्ट है उसको अलग रखा है। मुझे नेचर फोटोग्राफी करना पसंद है, तो जब भी मैं कहीं बाहर घूमने जाती हूँ और मैं काम पे नहीं होती हूँ, मतलब जिस चीज का मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं, जी, जी, जी। जिस फोटोग्राफी के पैसे नहीं मिल रहे हैं, मैं जब उस फेज में होती हूँ, घूमने जाती हूँ, तब मैं अपनी नेचर फोटोग्राफी करती हूँ। वो मेरी हॉबी है। और मेरी एक हॉबी है सोप मेकिंग, तो मैं घर में साबुन बनाती हूँ। सो आप मेंटरशिप वगैरह भी प्रोवाइड करवाते हैं? मैं इंटर्नशिप नहीं प्रोवाइड कराती हूँ, लेकिन कुछ मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जहाँ पे जिनके पास प्रॉपर स्टूडियो है और रेगुलर काम आता है, क्योंकि ओके। प्रोडक्ट हैं वो लोग, तो वो लोग इंटर्नशिप रखते हैं। और आप मेंटरिंग वगैरह भी करते हैं? हाँ, मैं मेंटरिंग करती हूँ। एक कंपनी है cheese.com, cheez.com। ओके। तो वो जब भी मतलब मेरी क्लासेस लेते हैं उससे पहले वो ऐड करते हैं, और जब बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं तो हम स्टूडियो बुक करते हैं, मॉडल बुक करते हैं, मेकअप आर्टिस्ट बुक करते हैं, फिर हम प्रॉपर क्लास लेते हैं, जैसे कि फैशन हो गया या फूड हो गया, मॉडल कैसे शूट करना चाहिए, पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए। सो आप कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं अपनी तरफ से या सिर्फ मेंटरिंग? नहीं, कोर्स नहीं, ये एक दिन की वर्कशॉप होती है। ओ, ये अनपेड? जी, ये पेड होती हैं। ओके। सो किसी को आपकी वर्कशॉप में आना तो वो किस तरह से आपको कनेक्ट कर सकता है? तो बेसिकली जब भी चीज वर्कशॉप शेड्यूल करता है, जी। तब मतलब आप टिकट खरीद के और एनरोल कर सकते हैं। ओके। सो ये टिकट चीज की वेबसाइट से के थ्रू ले सकते हैं या आप प्रोवाइड हाँ, करवाते हैं? चीज के थ्रू भी ले सकते हैं। फेसबुक चीज का जो फेसबुक पेज है वहाँ से भी ये मिल सकती है आपको ये। फोटोग्राफर बनना चाहते हैं उनके लिए क्या एडवाइस हो जाएगी? मैं इतनी सारी ऑलरेडी एडवाइस दे चुकी हूँ। एक फाइनल। फोटोग्राफर बनने से पहले कोई कोर्स जरूर करो। पहले समझो कि मशीन कैसे काम करती है और आर्ट कैसे काम करती है, क्योंकि फोटोग्राफी का मतलब ही है आर्ट और साइंस को साथ लेके चलना। क्योंकि अगर आप सिर्फ साइंस का साथ देते हैं, सिर्फ कैमरा ऑपरेट करना सीखते हैं, तो जरूरी नहीं है कि फोटो अच्छी हो। मतलब टेक्निकली वो इस हिसाब से अच्छी हो सकती हैं कि कलर ठीक है और जो देखना है वो दिख रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसकी फ्रेमिंग सही हो, उसका कलर सही हो, उसके कलर डिजाइन ठीक हो उसमें। अगर आपको वाकई में फोटोग्राफी में जाना है जी। तो फोटोग्राफी जो है दो फील्ड्स का मिक्स, आर्ट और साइंस। ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस से दी है, जी। ये बच्चों को काम आए। थैंक्स सो मच मैम अपना वैल्यूएबल एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयर करने के लिए स्टूडेंट्स के साथ और हमारे साथ इंटरव्यू के लिए आने के लिए। ये तो मुझे थैंक यू आपको बोलना चाहिए टीम findaim.com को कि वो बच्चों के लिए इतना कर रहे हैं और एक विजन प्रोवाइड कर रहे हैं आने वाली जनरेशन के लिए।
कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो थैंक यू सो मच। नो मैम, थैंक यू सो मच आप आए यहाँ पर। और हमें उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट के थ्रू जो भी फोटोग्राफी में करियर पाना चाहते हैं या फिर और भी किसी भी फील्ड में करियर पाना चाहते हैं तो उसको जरूर कोई ना कोई हेल्प तो जरूर मिली होगी इसके थ्रू। जी बिल्कुल, मुझे उम्मीद यही है कि उनको थोड़ी सी हेल्प मिले और क्लैरिटी मिले। जी, और जो भी मैम के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहता है तो हम आपके सोशल मीडिया के हैंडल्स के वो लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ना, तो जी वो बिल्कुल, डायरेक्टली मैं जी फेसबुक पे अवेलेबल हूँ ओके शैलजा भटनागर के नाम से।